कुछ लोगों की वजह से तारीख बदल जाती है और कुछ लोगों की वजह से जुग्राफिया भी बदल जाता है। ऐसे ही एक ट्रम्प साहब भी हैं, वो भी सियासत को बदलते हुए, तारीख को बदलते हुए नज़र आ रहे हैं। एक्चुअली आपको पता ही है कि जो ट्रम्प है ये भी एलियन है पॉलिटिक्स में, जस्ट लाइक इमरान खान। तो एक्चुअली जो उसकी सोच होती है वो बहुत यूनिक होती है, वही उसको ट्रम्प बनाती है। ट्रम्प इटसेल्फ आप कह लें कि एक आइडियोलॉजी बनता जा रहा है। दुनिया में जितनी भी आज दिन तक जंगें हुई हैं ना, वो आइडेंटिटी के बेस के लिए हुई, आइडेंटिटी के लिए हुई हैं। अगर आप कहना कि किसी मुल्क के दूसरे मुल्क पे इसलिए कब्जा किया कि यार वहाँ पे मादनियात ज़्यादा है, तो मुझे शायद बहुत कम ऐसी एग्जांपल नज़र आती हैं। ज़्यादा एग्जांपल ये आती थी कि वहाँ पे मेरा तसल्लुत कायम हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुछ लोगों की वजह से सियासत बदल जाती है, कुछ लोगों की वजह से तारीख बदल जाती है और कुछ लोगों की वजह से जुग्राफिया भी बदल जाता है। ऐसे ही एक ट्रम्प साहब भी हैं, वो भी सियासत को बदलते हुए, तारीख को बदलते हुए नज़र आ रहे हैं और इसके साथ-साथ अब तो जुग्राफिया भी बदला जा रहा है। उनकी तरफ से कहा गया है, कनाडा को उन्होंने कहा है कि ओ कनाडा, हमारे साथ शामिल हो जाओ, फ़ायदे में रहोगे। और उसके साथ-साथ उनकी तरफ से नक्शा भी जारी कर दिया गया है, जिसमें कनाडा को अमेरिका का हिस्सा बताया गया है, दिखाया गया है। जस्टिन ट्रूडो वज़ीर-ए-आज़म कनाडा, वो इस्तीफ़ा दे चुके हैं। इसका मतलब ये है कि हालात कनाडा के बहुत ज़्यादा ख़राब हैं। उन्होंने कहा कि महंगाई मैं कंट्रोल नहीं कर सका। उन्होंने कहा कि जिस तरह से लोगों को घर दिए जाने चाहिए थे, वो मैं नहीं दे सका। मैं जा रहा हूँ। हवाले कर दिया उसने अवाम को, अवाम के हवाले कर दिया और इस्तीफ़ा दे के जा रहे हैं। इससे ये नज़र आता है कि कनाडा के हालात बेहतर नहीं हैं। तो इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए क्या ट्रंप ने कहा है कि हमारे साथ शामिल हो जाओ। हमने ये सुना है कि 200 अरब, 100 नहीं, 200 अरब डॉलर अमेरिका को छूट देनी पड़ती है हर साल कनाडा को टैक्सों में। 200 अरब डॉलर का अमेरिका को नुकसान हो रहा है। या तो वो कहते हैं कि हमें ये टैक्स दे दिया करो। नाज़रीन, इस पर कनाडा के अंदर से बड़ा रिएक्शन आया है, रद्द-ए-अमल आया है। उन्होंने कहा कि ये कौन रहते हैं हमें ये कहने वाले? लेकिन अगर ये गौर करें, थोड़ा-सा सोचें, 200 अरब डॉलर इनको सालाना देने पड़ेंगे। अगर इतने जोगे होते तो फिर इनको इस तरह से रोना ना पड़ता, इनका वज़ीर-ए-आज़म छोड़ के ना चला जाता महंगाई के हाथों तंग आके। तो बेहतर है इस अपॉर्चुनिटी को ज़ाया ना किया जाए। अमेरिका के साथ शामिल हो जाएँ, आपको फ़ौज भी नहीं रखनी पड़ेगी। अमेरिका सारा आपका डिफेंस देखेगा और इसके साथ-साथ आपके बाकी दीगर कई मसाइल भी हल हो जाएँगे। ट्रंप पहले सदर रहे हैं तो उन्होंने कोई जंग किसी मुल्क के साथ नहीं लड़ी। अगर आप बाज़ ना आए, उनको टैक्स अदा ना किया, तो फिर ट्रंप वही आपके साथ करेगा। शायद पहली और आखिरी जंग कनाडा के साथ लड़े और कनाडा को अपना हिस्सा बना ले। तो इस तरह से जिस तरह उन्होंने कहा है कि ट्रूडो साहब या जो भी उनका वज़ीर-ए-आज़म नया आता है, वो रेफ़रेंडम करवा ले। अभी अपने लोगों से पूछ रहे हैं, 2-3 साल बाद भी आपने पूछना है, जब तंग आ जाना है, अभी पूछ रहे हैं कि अमेरिका के साथ शामिल हो जाएँ। एक रियासत आपने उनकी, फिर मौजें ही मौजें हैं। तो इसका सबसे ज़्यादा डेंट किसको पड़ेगा? सबसे ज़्यादा डेंट इसका पड़ना है किसको? बरतानिया को, क्योंकि वहाँ पे वज़ीर-ए-आज़म है, सदर कोई नहीं होता। वहाँ पे बादशाहत आज भी बरतानिया की है। कल तक जब मलका ज़िंदा थी तो वहाँ की मलका थी, आज बादशाह चार्ल्स वहाँ का बादशाह है। तो डेंट पड़ेगा तो इनको पड़ेगा। हमारे साथ हैं सरदार एजाज वहीद साहब, उनसे कुछ चीज़ें पूछते हैं। उनसे हम पूछते हैं कि ट्रम्प साहब ने एक तो मेक्सिको की दीवार बनाई थी, वो बनाने की क्या वजह थी? और पनामा नहर पर भी उन्होंने कहा कि मैं कब्ज़ा कर लूँगा। इसके साथ-साथ उन्होंने कहा कि ख़लीज मेक्सिको का नाम अमेरिका ख़लीज हो जाएगा। इसके साथ उन्होंने डेनमार्क के साथ भी पंगा लिया हुआ, ग्रीनलैंड के हवाले से भी कहते हैं कि ये तुमने इस पर बड़ा ज़ोर आज़मा लिया। पनामा नहर के हवाले से भी उनका कहना है कि हमने ये पनामा को दी थी, किसी और मकसद के लिए इन्होंने दे दी है चाइना को, तो हम वो भी वापस ले लेंगे। इन सारी चीज़ों को देखा जाए तो फिर ये लगता है कि ट्रंप साहब तारीख नहीं, सियासत नहीं, बल्कि जुग्राफिया भी बदलने जा रहे हैं। एजाज साहब से पूछेंगे कि मेक्सिको की दीवार क्यों तामीर की गई? इनसे पूछेंगे कि पहले-पहले जिस तरह से इमरान खान के साथ ट्रंप की थोड़ी-सी मिड-भेड़ हुई थी, इसी तरह से एमबीएस के साथ भी उनकी हुई और फिर दोस्ती इतनी ज़्यादा हो गई कि एमबीएस साहब की तरफ से 40 अरब, 1, 2, 3, 4 नहीं बल्कि 40 अरब डॉलर अमेरिका के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए दिया गया था। जनाब एजाज साहब ज़रा थोड़ा
हमें बताइए कि वो क्या हुआ था, मेक्सिको की दीवार क्यों बनानी पड़ी थी और एमबीएस ने 40 अरब डॉलर अमेरिका को क्यों अदा किए थे? एक्चुअली आपको पता ही है कि जो ट्रम्प है ये भी एलियन है पॉलिटिक्स में, जस्ट लाइक इमरान खान। तो ये आउट ऑफ फैमिली है, जो जैसा पॉलिटिशियन की भी एक फैमिली होती है, ब्यूरोक्रेट्स की एक फैमिलीज होती हैं, जजेस की एक फैमिलीज होती हैं, आर्म ऑफिसर्स इस तरह पॉलिटिशियन की भी एक फैमिली होती है। सो जो ट्रम्प है ये इंजेक्ट हुआ था इनटू अमेरिकन पॉलिटिक्स इन 2015 14 16 में। तो उसमें हुआ ये कि ये आउट ऑफ द बॉक्स सोचते हैं। आप कभी भी ट्रम्प की अगर कोई भी चीज़ देखेंगे तो वो बिल्कुल आउट ऑफ द बॉक्स आके ऐसी बात कर देगा जो उस वक्त कुछ तो मज़ाक लगेगी और कुछ बिल्कुल ऐसे लगेगा जैसे कि यार ऐसा तो हो ही नहीं सकता, अहमकाना बात लगती है। लेकिन उसके पीछे के दो रीज़न होते हैं। ट्रम्प हमेशा स्टेटमेंट दो तरीक़ों से देता है। एक में वो बात करता है कि मैं ये कर दूँगा, और अगर तो उसको वो बात पूरी होती हुई इन फ्यूचर नज़र आ रही हो तो वो कहता है मैंने तो ये कहा था। लेकिन अगर ना होती है तो वो सब उसको कहता है कि यार ये तो जोक था, क्योंकि इसको सीरियस ना तो यूएस के अंदर लिया जाता था, ना ही आउट अदर वर्ल्ड में। इसको कहा जाता है कि यार इसकी बात तो उसमें ही छुप जाता है, ये इसकी पर्सनैलिटी के पीछे ही एक्चुअली छुप जाता है कि यार हो गई तो आई एम द हीरो, और अगर ये चीज़ ना हुई तो नोबडी केयर्स कि यार ट्रम्प ने कहा था ना, डज़न्ट मैटर। तो इस तरह अगर आप इसके कुछ स्टेटमेंट देखेंगे तो जिस तरह इसने शुरू में ही जब ये भी आ रहा था तो इसने कहा था कि मैं जितने भी तारकीन वतन हैं उनको निकालूँगा। तो उसने पहले तो ये कहा, और जब इम्प्लीमेंट करने की बारी आई तो इसने कहा कि मैं निकालूँगा तो सही, लेकिन मैं आने भी नहीं दूँगा। अच्छा, आने भी नहीं दूँगा। उसके लिए इसने उस वक़्त मेक्सिको के बॉर्डर पे एक बहुत बड़ी दीवार बनाने की स्टार्ट किया, और साथ में अपनी कैंपेन में ही उसने कहा था कि मैं दीवार भी बनाऊँगा और पैसे भी तुम लोगों से लूँगा। अब उस वक़्त जहाँ तक मुझे याद पड़ता है $2 बिलियन का एक्सपेंस जो है वो आया था इन 2016-17 के एक्सपेक्टेड था कि इतना एक्सपेंस आएगा। अब वाई मेक्सिको? मेक्सिको से तमाम जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं वहाँ से लोग पहले मेक्सिको आते हैं, और मेक्सिको से वो इंजेक्ट होते हैं इनटू यूएस से। उसकी रीज़न क्या है? क्योंकि बहुत बड़ा बॉर्डर है, और हर जगह पे आपको पता है कि करप्शन किसी न किसी तौर पे होती है, चाहे वो दुनिया का कोई भी मुल्क है। तो आपको शायद मैं बताऊँ कि लोगों को जिस तरह हमारी उर्दू ज़ुबान में एक गुलेल का वर्ड यूज़ हुआ, एक गुलेल एक हथियार यूज़ होता था पहले जंगों में, ठीक है? थ्रू गुलेल के भी लोगों को इंजेक्ट किया जाता है, वो इतनी बड़ी है आजकल एहतजाज में इस्तेमाल, वो एहतजाज में एग्जैक्टली तो उसमें एक जगह से दूसरी जगह पे इंजेक्ट किया जाता था लोगों को। फिर बहुत बड़ी-बड़ी सुरंगें भी हैं, और दूसरी जो चीज़ है, एक नार्कोस नाम से एक सीज़न भी है नेटफ्लिक्स पे पड़ा हुआ, तो उसमें भी अगर आप वो भी थोड़ा-सा देखेंगे तो उसमें कहा जाता है कि जो 90% जो स्मगलिंग से जो हीरोइन और इस तरह की जो नशावर चीज़ें हैं, वो जो अमेरिका में इंजेक्ट होती हैं, वो भी कोलंबिया, देन मेक्सिको, और मेक्सिको से यहाँ पे आती थी। पाब्लो एस्कोबार बहुत बड़ा इसका जायंट था, इस स्मगलिंग सारी, ये भी मेक्सिको के थ्रू ही करता था। और आप उस सीज़न में भी है, और वैसे आप खुद भी देख सकते हैं, उसको मारने के लिए अमेरिकन इंटेलिजेंस और फोर्सेस ने जाके उसके अगेंस्ट ऑपरेशन किया था और उसको कोलंबिया के अंदर मारा था। और वो हीरो समझा जाता था मेक्सिको, कोलंबिया, क्योंकि वो एक मूवी की तरह गरीब लोगों की मदद करता था और कह रहा था हमारा ये तो है माफिया था, और वो उसका एक ये बिलीव था कि मैं तो पैसे अमेरिका से ला रहा हूँ ना, तो मुझे क्या प्रॉब्लम है, और मैं वहाँ पे खर्च कर रहा हूँ। तो जितनी दफ़ा ऑपरेशन होता था तो क्या होता था कि लोग डिफेंड करने के लिए आ जाते थे, और हुआ अल्टीमेट क्या कि अब, और खैर हम टॉपिक से थोड़ा हट रहे हैं, तो ये रीज़न है उसकी अगेंस्ट, क्योंकि ये प्रो अमेरिकन है। बाकी जितने पॉलिटिशियन होते हैं वो इंटरनेशनल रिलेशन और इन चीज़ों के अंदर घुस जाते हैं, और फिर आपको याद होगा बाइडेन जब आया था तो उसने कहा था मैं एमबीएस को सबसे पहले पकड़ूंगा जमाल खशोगी के मामले में। लेकिन हुआ क्या, जब वो इक़्तिदार में आया तो उसको हैंडशेक करना पड़ा। क्यों हैंडशेक करना पड़ा? क्योंकि इंटरनेशनल रिलेशन में आप चीज़ों को ऐसे ही नहीं कहते कि मैं तुम्हें मार दूँगा, आप झुक जाते हो। लेकिन ट्रम्प ने ये चीज़ इम्प्लीमेंट करवाई क्योंकि वो पॉलिटिशियन नहीं था। उसने दीवार भी बनवाई और काफ़ी चीज़ों को उसने कम किया। अगर आप अभी रिसेंटली में जाएँगे तो अभी रिसेंटली उसने जो एक चीज़ किया है, आपको पता होगा शायद कि बहुत से लोग यहाँ से ट्रैवल करते हैं विज़िट पे या जॉब पे, और अगर आपके बेबी बर्थ होती है वहाँ पे यूएस में तो आपको नेशनैलिटी मिल जाती है। अब नया जो ट्रम्प ने ये चीज़, ये किसी के वहमो-गुमान में भी नहीं है। उसने कहा यहाँ पे जो बंदा आएगा अगर उसका किसी के बेटा या बेटी पैदा होता है तो वी आर नॉट गोइंग टू गिव हिम द सिटीज़नशिप। अब ये एक चीज़ आपके ज़हन-ओ-गुमान में भी नहीं होगी, मेरे में भी नहीं होगी, यार कहाँ से सोचता है ये बंदा? तो एक्चुअली जो उसकी सोच होती है
वो बहुत यूनिक होती है, वही उसको ट्रम्प बनाती है। ट्रम्प इटसेल्फ आप कह लें कि एक आइडियोलॉजी बनता जा रहा है, ठीक। और जो इसके फॉलोअर्स हैं वो भी डाई हार्ट अमेरिकन इसके फॉलोअर्स हैं। कैमला हैरिस, जिस दिन पता चला कि भाई बाइडन जो है वो नहीं कंटेस्ट कर रहे, 46-56 का रेशो चल रहा था, जैसे ही कैमला हुई तो 49-51 पे चले गए, क्यों? जितने भी बाही के तारकिन थे उन सब ने कैमला को मतलब सपोर्ट किया। और ट्रम्प के कौन है वोटर्स? प्योर अमेरिकन। तो ये बात ही प्योर अमेरिकन की करता है। जब ये प्योर अमेरिकन की बात करता है तो वो लोग कहते हैं कि ये तो हमारा है। तो उसका मकसद ये है कि जो अमेरिका का पैसा है वो अमेरिका में होना चाहिए। अब जहाँ तक आपने कनाडा की बात की, $200 बिलियन ईयरली अमेरिका डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हेल्प करता है कनाडा की, सब्सिडाइज्ड चीज़ों में, टैक्स छूट में, आर्मी के थ्रू उसकी ट्रेनिंग। अब वहाँ पे ट्रेनिंग बहुत डिफ़िकल्ट है, और कनाडा एक ऐसी ज्योग्राफी लिहाज में है कि जहाँ 52 तक -52 तक जाता है, तो वो बहुत सी चीज़ों में डिपेंडेंट है। तो इसलिए 2 दिन पहले आई थिंक उसने उसको कहा है कि वी आर मोस्ट वेलकम टू बिकम बी अ पार्ट ऑफ आवर 51 आई थिंक स्टेट। तो ये वो सारी चीज़ें बेसिकली कोर अमेरिका की, उसकी जो पॉलिसी है वो है नेटिव अमेरिकन आर द रियल पीपल ऑफ अमेरिका, जिनके ऊपर इन्वेस्टमेंट होने। अच्छा, आपको पता है कि बल्कि आपने बताया कि अलास्का में पेट्रोल बहुत ज़्यादा है, जो रशिया ने बेचा था उनको अभी पछता रहे होंगे। बिल्कुल ऐसे ही। इसी तरह से कनाडा में भी बेशुमार पेट्रोल है, लेकिन पहले तो 2 मील की 2 किलोमीटर की लेयर है बर्फ़ की, उसके नीचे जाएँ तो फिर बिल्कुल ऐसे ही। तो अगर अमेरिका को वहाँ पे अपॉर्च्युनिटी मिलती है, क्योंकि वसाइल उनके पास ज़्यादा है, तो उससे इस्तेफ़ादा कर सकते हैं वो पेट्रोल से। अभी रिसेंटली लास्ट मंथ की मैं आपको एक अपडेट देता हूँ। चाइना में सबसे बड़े गोल्ड रिजर्व रिकवर हुए हैं, मिले हैं, ठीक है? लेकिन प्रॉब्लम ये है, जब उन्होंने सारी उसकी फिजिबिलिटी निकाली, तो वो फॉर एग्जांपल अगर वो सोना, फॉर एग्जांपल 1 किलो सोना निकालते हैं, तो उसकी जितनी प्राइस है उससे ज़्यादा उसके ऊपर कॉस्ट आ रही है। तो उन्होंने उस प्रोजेक्ट को ही फिनिश कर दिया है कि वी आर नॉट गोइंग टू डिग डाउन, बिकॉज़ कि यार अगर हम 1 करोड़ रुपए का सोना निकालेंगे और 1 करोड़ 10 हमारा उसके ऊपर लग रहा है, तो हम क्यों जाएँ? तो यही चीज़ कनाडा में है। कनाडा में क्या प्रॉब्लम है? सबसे पहले आपकी मशीनरी भी एक हद तक टेम्परेचर को बर्दाश्त करती है। उससे बाद उसकी जो एफिशिएंसी है वो कम होना शुरू हो जाती है। और वहाँ पे तेल भी है, गैस भी है। जहाँ पे तेल है वहाँ पे गैस लाज़मी होगी, और जहाँ पे गैस है वहाँ पे अदर नेचुरल रिसोर्सेज़ लाज़मी होंगे। अब एक तो इतने कम दर्जा हरारत पे काम करना इटसेल्फ एक बहुत बड़ी हर्डल है। लेकिन अगर आप इसको किसी न तरीके से मात दे भी देते हैं, तो उसकी कॉस्ट इतनी बढ़ जाएगी कि वो चीज़ यूज़लेस हो जाएगी। तो जैसा कि आपको बताया कि हाँ, जब रशिया ने अलास्का दिया था, उस वक़्त टेक्नोलॉज़ीज़ इतनी ज़्यादा नहीं थी। तो उन्हें था कि यार हम तो उसको सेव करने के लिए, अमेरिका एक तरह से शुरू से एक-दूसरे के मद्देमुकाबल होते थे। तो उन्होंने कहा यार जो हमने इतनी फ़ौज वहाँ पे डिप्लॉय करनी है, फिर उसको वहाँ से हमें डेली बेसिस पे उसको लुक आफ्टर करना है, तो हमारा इतना एक्सपेंस बढ़ेगा कि हम जो है वो व्हाई नॉट कि हम ये अमेरिका को ही दे दें। लेकिन अब आप देखें वो उस चीज़ के ऊपर काफ़ी परेशान है कि यार ऐसा क्यों हुआ? अच्छा, आपने ट्रम्प की बात की कि अगर उसकी जो बातें उनकी हैं अगर पूरी हो जाएँ तो ठीक है, अगर पूरी नहीं होती कह दिया जाता है मज़ाक में बात की है। इसी तरह से हमने कनाडा के हवाले से बात की कि कनाडा वाले उनके साथ शामिल हो जाएँ तो बेहतर है, उनकी एक और रियासत बन जाए, इनके सारे खर्चे पूरे हो जाएँगे। अगर ये बात सीरियस की जाए तब भी ठीक है, अगर इसको थोड़ा-सा न्यूट्रल में लिया जाए दोनों में ऐसा ही। अच्छा, तो इसमें यह है कि आइंदा चंद साल के बाद जिस तरह से वहाँ पे सिखों की आबादी बढ़ रही है, वो तो वैसे सिखों का मुल्क बन जाना है, तो बेहतर नहीं है कि अमेरिका के साथ शामिल हो जाएँ? असल में इन किसी भी मुल्क दुनिया में जितनी भी आज दिन तक जंगें हुई हैं ना, वो आइडेंटिटी के बेस के लिए हुई, आइडेंटिटी के लिए हुई हैं। अगर आप कहें ना कि किसी मुल्क ने दूसरे मुल्क पे इसलिए कब्ज़ा किया कि यार वहाँ पे मादनियात ज़्यादा हैं, तो मुझे शायद बहुत कम ऐसी एग्ज़ाम्पल नज़र आती हैं। ज़्यादा एग्ज़ाम्पल ये आती थी कि वहाँ पे मेरा तसल्लुत कायम हो, ना कि मैं चीज़ों को एक्सप्लोर करूँ। इस तरह तो मिडल ईस्ट के ऊपर हमला करना सबसे ईज़ी है, सही, क्योंकि तो फ़ौज भी अपनी नहीं है। अगर आप देखें इनका जो इस वक़्त सऊदीया का डिफेंस सिस्टम है, वो ऑपरेट कहाँ से होता है? यूएस से होता है। तो यूएस तो वहाँ पे ईज़िली कब्ज़ा कर सकता है। तो मसला ये नहीं होता कि हमने वहाँ से चीज़ों को लेना है। मसला होता है आइडेंटिटी का, कि हम बरकरार हैं सारी उम्र के लिए कनाडा। और दूसरा, बेसिकली अमेरिका निकला हुआ है इंग्लैंड से। लेकिन वो इतना बड़ा हो गया कि इंग्लैंड, हम ये नहीं कह सकते वो इंग्लैंड के अंडर है, बट ये किसी जगह पे अगर दोस्त हैं तो एक टाइम पे ये दोनों एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल भी हैं।
तो इसलिए इंग्लैंड कभी नहीं चाहेगा कि उसके कॉमनवेल्थ में से एक मुल्क जो है वो निकले। उसके लिए ये बेशक इनको खुद से अगर इनको जाके हेल्प करनी पड़ी कनाडा की करेंगे। आपको याद होगा आज से 2010 में जब स्पेन में प्रॉब्लम आई तो यूरोप में 400 बिलियन इंजेक्ट किए स्पेन के अंदर। किस लिए? कि हमारे जो यूरो है वो कहीं क्लैप्स ना कर दे। तो ये मुल्क इस तरह भी सोचते हैं कि जो हमारे कैटेगरी का मुल्क है हमने उसको किस तरह सेव करना है। तो उसमें वो पैसों की वजह से कभी उधर नहीं जाएंगे। और जहाँ तक दूसरी बात है आइडेंटिटी, तो वो आपके सामने है कि आज दिन तक जितनी भी जंग हुई वो सिर्फ तसल्लुत के लिए आई है। तो नाज़रीन, एजाज साहब, सरदार एजाज वही साहब, ये टेक्निकल आदमी है, सॉफ्टवेयर के हवाले से इनका काफ़ी एक्सपीरियंस है, इंटरनेट काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। तो इनसे थोड़ा सा पूछ लेते हैं कि पाकिस्तान में स्टारलिंक की आमद हो रही है तो पाकिस्तानियों को इससे क्या फ़ायदा होगा। वैसे इसके ऊपर हम एक मुकम्मल वीला करेंगे ताहिर फजल हुसैन अवान साहब के साथ बैठकर, वो भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं। ताहम हमारे साथ अभी तो एजाज साहब हैं, इनसे पूछ लेते हैं कि क्या प्रोग्रेस हो रही है, आम पाकिस्तानी को उसका क्या फ़ायदा होगा और कब तक स्टारलिंक पाकिस्तान में एस्टेब्लिश हो सकता है। और फर्स्ट ऑफ ऑल तो नियर फ्यूचर में तो मुश्किल लग रहा है ये हो पाकिस्तान में, बिकॉज ऑफ आपको पता है काफ़ी सारी चीज़ें इसके बैक एंड पे हैं। तो स्टारलिंक का मतलब ये है कि आप अपना तमाम जो राइट्स हैं वो एक ऐसी कंपनी को दे रहे हैं जिसके ऊपर आपका कंट्रोल नहीं रहे। तो ये एक बड़ी हर्डल है मेरे ख्याल से। इसको पहले वो सॉर्ट आउट करेंगे हम किस तरह इस चीज़ को देखें। और दूसरी बात, अभी रिसेंट पास्ट जितने अभी इंटरनेट की वजह से चीज़ें हुई हैं तो आई थिंक $2 बिलियन पाकिस्तान ने लूज़ किया। ये 2-3 दिन पहले की रिपोर्ट है, सिर्फ आईटी सेक्टर। ठीक है। तो आई थिंक करें कि अगर हम IMF से $1.1 बिलियन ले रहे हैं 3 साल के अंदर, और वो भी लोन, और जिसका हमें रिटर्न शायद $2 बिलियन करना है। आपने $2 बिलियन की बात की है, ये तो कुछ आपको मिल गया, कुछ उनको मिल गया, कुछ उसको मिल गया। तो ये जो वहाँ से आने IMF से, वो तो शहबाज शरीफ को मिल रहे हैं ना, ये फ़र्क तो है ना। बिल्कुल हाँ। तो लेकिन हुकूमत को मिल रहे हैं। हाँ जी। लेकिन अगर या जी हाँ प्रॉपर चैनल से आए तो उसमें देखें $200 बिलियन जब इंजेक्ट होगा आपकी इकोनॉमी में, आपको उसको कोई इंटरेस्ट नहीं देना, किसी किस्म की कोई चीज़ नहीं देनी ना। अच्छा, लेकिन स्पीड उसकी कोई स्लो। बहुत एक्सटेंट मतलब उसकी स्पीड यही है कि एक सिंपल सी एग्जांपल है कि जहाँ पे आसमान होगा वहाँ पे इंटरनेट हो। अच्छा जी, और तेज़ तरीन होगा। बेहतरीन बेहतरीन। एजाज साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।